दोस्तों ये है सोशोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर। और ये जो हमारे बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के छात्र, द्वितीय सेमेस्टर के, उन छात्रों के लिए मॉडल पेपर है। और ये पिछले साल का मॉडल पेपर है। जिन भी छात्रों की परीक्षा इस वर्ष होने वाली है उनको आइडिया लगेगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर होता है और उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न इस बार आएंगे, वो सब हम आपको बताने वाले हैं। बस वीडियो को पूरा देखना है। और लगभग यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, जहां पर सोसाइटी इन इंडिया स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर की जो क्वेश्चन पेपर है इसका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, ये प्रश्न पत्र, इसको जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले 3 प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कहीं कहीं पर 2 प्रकार के आते हैं, कहने का मतलब कहीं कहीं पर अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, और कहीं कहीं पर सिर्फ लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय ही आते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम आएंगे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है कि विलेज यानी कि गांव की परिभाषा दीजिए, या फिर गांव किसे कहते हैं, ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिला था पिछले साल। ठीक है, और जो जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा उनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मैं आपको बताऊंगा जो कि इस बार भी आने की पूरे चांस आएंगे भी। ठीक है, तो सबसे पहले गांव की आपको परिभाषा तैयार कर लेना है। तो गांव की परिभाषा आपको लिखना है, गांव या फिर ग्राम बोलते हैं। ठीक है, गांव या फिर ग्राम। ओके, छोटी छोटी मानव बस्तियों को कहते हैं जहाँ पर मनुष्य, मतलब कि छोटी छोटी जहाँ बस यानी कि मान लीजिए 20-20, 25-25 या फिर उससे फिर अधिक जो लोग रहते हैं उसको बस्तियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसकी परिभाषा हम लिखना चाहें तो इस प्रकार लिखेंगे कि जिनकी जनसंख्या, ठीक है, जिनकी जनसंख्या 5 से 5,000 के बीच हो। ठीक है, 500 से 5,000 के बीच होती है, या फिर आप लोग कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि 100 से ऊपर, 100 से ऊपर और 5,000 के बीच की जो जनसंख्या होती है। ठीक है, तथा वो जहाँ की आबादी खेती और अन्य परंपरागत पेशे से जुड़ी होती है। ठीक है, उसको हम गांव के नाम से जानते हैं, फिर गांव कहते हैं। जनगणना में पूरे देश को 2 समूहों में रखा जाता है, ये फिर रखा गया है, नगर और ग्रामीण क्षेत्र। ठीक है, तो नगर के बारे में आपने समझा, सॉरी गांव के बारे में आपने जाना कि गांव उसे ही कहते हैं जहां पर 100 से लेकर 5,000 तक की जनसंख्या और वहां के जो लोग हैं जो रहते हैं उनका जो मुख्य पेशा वो खेती, मजदूरी, ठीक है, और कुछ छोटे छोटे कामकाज वो है, उसे ही हम गांव कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आ गया भाई नगर। नगर के बारे में भी जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों प्रश्न हैं एग्जाम के लिए। तो नगर की परिभाषा आपको ध्यान से सुन लेनी है। इस प्रकार लिखना है कि नगर मनुष्यों की वह बड़ी बस्ती जो गांव या कस्बे आदि से बड़ी हो, यानी कि जो सिटी उसे कहते हैं जो गांव और जो कस्बे होते हैं उनसे बड़ी हो, उन्हें हम नगर कहते हैं। ठीक है, जिनमें अनेक जातियों तथा पेशों के लोग रहते हों। शहर, ठीक है, हमारे यहाँ के प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया है कि जिस स्थान पर बहुत सी जातियों के अनेक व्यापारी और कारीगर रहते हैं और प्रधान न्यायालय हैं, उसे नगर कहेंगे। ठीक है, नगर उसे कहेंगे जहाँ पर विभिन्न जातियों के लोग और वहाँ पर व्यापारी, कारीगर और अच्छे यानी कि प्रोफेसर लोग, ठीक है, प्रधान जैसे न्यायालय वाले इत्यादि लोग रहते हैं, उसे हम शहर के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी सिटी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि जनजात किसे कहते हैं। तो जनजात के बारे में भी जानते हैं। जनजात जानते हैं आप लोग, वह सामाजिक समुदाय है। ठीक है, जनजात है एक सामाजिक समुदाय है जो राज्य के विकास के पूर्व अस्तित्व में था। किसके विकास में अस्तित्व में था? राज्य के विकास में। ठीक है, या जो अब भी राज्य के बाहर है, जो जनजाति है। कहने का मतलब ये है कि जनजात वास्तव में भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक वैधानिक पद है। ठीक है, भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति पद का प्रयोग हुआ है और इनके लिए विशेष प्रावधान लागू किए गए हैं, यानी कि अन्य की अपेक्षा इनके लिए कुछ अलग कानून हैं और कुछ अलग गवर्नमेंट ने निर्देश दे रखे हैं जनजातियों के लिए। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी परीक्षा में आने की पूरी उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति के बारे में पूछा। ठीक है, जाति किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको उत्तर में लिख देना है कि जाति मनुष्यों की अंतर, ठीक है, अंतर्विवाही समूह या समूहों का योग है जिसका एक समान नाम होता है,
जिसकी सदस्यता अर्जित न होकर जन्मजात प्राप्त होती है। यानी कि जो जाति होता है वो ना कि बाद में डिसाइड किया जाता है, वो जन्मजात होती है। यानी कि जिस भी आप लोगों का जाति में जन्म हुआ है, ठीक है, उसी को आगे निरंतरता, मतलब कि निरंतरता बढ़ती रहती है। जैसे कि आपने मान लीजिए कि गुप्ता फैमिली में अपना जन्म लिया है, फिर साहू फैमिली में जन्म लिया, या फिर आपने सिंह यानी ठाकुर फैमिली में जन्म लिया, तो आपकी जो पीढ़ी वो दर पीढ़ी बाई आप तो अपना ही जाति लगाएंगे। फिर साहू हैं तो साहू, गुप्ता है तो गुप्ता, या फिर ठाकुर है सिंह है तो सिंह ही लगाएंगे ना। तो वो निरंतर जो है वो कंटिन्यू प्रोसेस है, ठीक है। और जन्मदात से प्राप्त होती है, जिसके सदस्य समान मिलते जुलते पैतृक धंधे या धंधा करते हैं, और जिसकी विभिन्न शाखाएं समाज के अन्य समूहों की अपेक्षा एक दूसरे से अधिक निकटता का अनुभव करती हैं, उसे ही हम जाति कहेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विवाह किसे कहते हैं। बहुत ही कॉमन और मतलब कि छोटे, बहुत ईजी प्रश्न है, लेकिन बस आपको तैयार करने की आवश्यकता है, थोड़ा समझने की आवश्यकता है बस। तो विवाह की परिभाषा आपको लिखना है कि विवाह जिसे शादी भी कहा जाता है, ये जो है ना, दो लोगों के बीच एक सामाजिक या धार्मिक मान्यता प्राप्त मिलन है, समाज के तौर पे और धर्म के तौर पे, ठीक है। मान्यता प्राप्त मिलन है जो उन लोगों के बीच साथ ही उनके और किसी भी परिणामी जैविक या दत्तक बच्चों तथा समाधियों के बीच अधिकारों और दायित्वों को स्थापित करता है। विवाह के समारोह को विवाह उत्सव यानी कि वेडिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के आपको इतना ही लिख देना है कि जो शादी है वो दो लोगों के बीच का सामाजिक और धार्मिक मान्यता प्राप्त मिलन है, ठीक है, बस। और बाकी मैंने आपको बताया उतना भी लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ये प्रश्न दीर्घ उत्तरीय में या लघु उत्तरीय में आया तो आप लोग और भी डिटेल में तैयार कर लीजिएगा क्वेश्चन बैंक इंटरनेट से। संयुक्त परिवार, जिसको जॉइंट फैमिली के नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है। तो जो जॉइंट फैमिली होती है यानी कि संयुक्त परिवार, हिंदू संयुक्त परिवार जिसमें एक साथ एक ही घर में कई पीढ़ियों को लोग रहते हों। जिस परिवार में 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ निवास करते हैं, जिनकी रसोई, पूजा पाठ एवं संपत्ति यानी कि रुपये पैसा सामूहिक होती है, यानी कि सब पर बराबर मतलब कि इकट्ठा होता है, ठीक है, होती है, उसे ही संयुक्त परिवार कहते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके दादाजी हैं, आपके दादाजी हैं, पिताजी हैं, ठीक है, और आप क्या हुए, उनके पोते हुए ना, ठीक है, मतलब पोता नाती जिसको बोलते हैं, ठीक है, और पिता, और उसके बाद दादा जिसको आप लोग दादा, ठीक है, दादा या फिर बाबा बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 पीढ़ियों के लोग जिस भी घर में एक साथ रहते हों और उनका खान पीन एक ही रसोई में बनता हो, खाना पूजा के लिए एक कमरा हो या फिर एक ही उनका मंदिर हो, ठीक है, मतलब कि कुल मिला के एक ही साथ रहते हों, उसे ही हम संयुक्त परिवार कहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में हम बता दें, एक अभी खबर जल्दी आई है, मुझे कल ही जानकारी मिली, मतलब कि एक न्यूज़ आई है, अभी तक मुझे जानकारी नहीं थी, एक न्यूज़ में बताया गया है और वहाँ पर प्रूफ भी दिखाया गया है कि राजस्थान में एक फैमिली जहाँ पर 185 लोग एक ही साथ रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, जॉइंट फैमिली है, और सभी का जो खाना पीना एक ही घर में बनता है, और ये भी बताया गया कि हर 6 महीने पर उनके यहाँ शादी होती रहती है, ठीक है, हर 6 महीने पे 185 लोग हैं, समझ सकते हैं आप लोग, वो भी एक साथ रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिछड़ी जात किसे कहते हैं। पिछड़ी जात यानी कि ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग, सन 1991 में अस्तित्व में आया एक वर्ग है। यह सामान्य वर्ग यानी जनरल में ही सम्मिलित होता है, पर इसमें आने वाली जातियां गरीबी और शिक्षा के रूप में पिछड़ी होती हैं। यह भी सामान्य वर्ग का भाग है, जो जातियां वर्गीकृत करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त एक सामूहिक शब्द है, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे, बहुत ही शॉर्ट है, कॉमन है, जनरली है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जात में ऐसी जातियों को रखा गया है जिन्हें सामाजिक तौर पर भेदभाव या फिर आइसोलेशन का सामना करना पड़ता है। अनुसूचित जनजात में ऐसी जातियों को शामिल किया गया है जो भौगोलिक और सामाजिक दोनों स्तर पर हमारे समाज से दूर या
आइसोलेटेड थी। भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति से संबंधित कोई भी परिभाषा उल्लिखित नहीं है। तो कुछ इस प्रकार आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, लिखा है कि जनसंख्या वृद्धि के बारे में बताना है। तो उत्तर में लिखना है कि जनसंख्या वृद्धि किसी भी क्षेत्र में लोगों की संख्या बढ़ने को कहा जाता है। यानी कि किसी भी एरिया, किसी भी गांव, किसी भी क्षेत्र में जब जनसंख्या बढ़ती है तो उसको हम जनसंख्या बढ़ने का जो प्रोसेस होता है इसे हम जनसंख्या वृद्धि बोलते हैं। ठीक है। पूरी दुनिया में मनुष्य की जनसंख्या हर साल लगभग 8.3 करोड़ या फिर आप लोग कह सकते हैं 1.1% की दर से बढ़ती जा रही है। वर्ष 1800 को पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 1 अरब थी, जो 2022 तक बढ़कर 8 अरब हो गई है। अब आप लोग समझ सकते हैं कितनी निरंतरता बढ़ती जा रही है जनसंख्या देश में। ठीक है। और हालांकि सभी देशों में बढ़ती जा रही है। और एक कैलकुलेशन के हिसाब से, मुझे इस समय करंटली याद नहीं है, मैंने आपको बताया भी था कि जनसंख्या ना बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। मुझे ध्यान नहीं है इस समय रिसेंटली में, अभी ध्यान आएगा तो हम आपको बता देंगे फिलहाल। ठीक है। बहुत, लेकिन इस करीब जानकारी के लिए बता दें कि करीब इस 20 सालों में बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है। और इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं हैं और इसके रोकथाम के लिए बहुत सारे उपाय भी हैं और बहुत सारे जनसंख्या रोकने के जो उपाय बताए गए हैं उनके बारे में लोगों को उनका मतलब कि ठीक है, उन लोगों को उसको समझना चाहिए। उपाय जो बताए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करने चाहिए। ठीक है। और जनसंख्या से जुड़ा प्रश्न पक्का आएगा परीक्षा में, 100% श्योर है। ठीक है। अनुसूचित जाति ये भी आएगा। जातिवाद ये इतना महत्वपूर्ण नहीं, ये नहीं भी आ सकता है। तो जातिवाद वह भावना है जो किसी जाति के सदस्यों को अपनी जाति की सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने, एकजुट करने और ऊपर उठाने में मदद करती है। ठीक है। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण नहीं। जनसंख्या, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, संयुक्त परिवार, विवाह, जाति, नगर, सिटी। ठीक है। नगर और गांव ये महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में आएंगे पूरी तरह उम्मीद है और तैयार कर लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है। अब आ जाएंगे हम खंड बाकी और इसमें देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके एग्जाम के लिए, हम आपको बता दे रहे हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है लघु उत्तरीय का, यहाँ पर आपको 200 शब्दों में प्रश्न का उत्तर देना होगा। ठीक है। पहला प्रश्न है कि भारतीय ग्रामीण जीवन की आधारभूत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिलहाल ये इतना महत्वपूर्ण नहीं, आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन पिछले साल प्रश्न आया तो आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार आप इग्नोर कर सकते हैं, समय नहीं है ज़्यादा तो। ठीक है। अदरवाइज समय है तो आप इसका उत्तर तैयार कर सकते हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप गूगल पे, इंटरनेट पे सर्च कर लेंगे या फिर सीरीज में क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्राम नगर संपर्क की अवधारणा की विवेचना कीजिए। तो आपको नगर की परिभाषा और गांव की परिभाषा दोनों अच्छे से तैयार कर लेना है, दोनों में डिफरेंस तैयार कर लेना। बाकी नगर और ग्राम से जुड़े जितने भी प्रश्न आएंगे आप तुरंत हल कर पाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही टॉप लेवल का, जनरली कॉमन है, जो कि परीक्षा में हमेशा आता है, इस बार भी आएगा। भारतीय महिलाओं की प्रमुख समस्याओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी कि जो भारतीय महिलाएं हैं उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, उनमें से कुछ प्रमुख समस्याओं के बारे में आपको रखना होगा, क्या क्या है समस्याएं उनको। बहुत ही टॉप लेवल का कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा आता है, इस बार भी आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय जनजातियों की प्रमुख समस्याओं और समाधानों का वर्णन कीजिए। हाँ, जनजातियों से जुड़ा क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में जातिवाद पर एक निबंध लिखिए। तो जातिवाद को लेकर भी आपने देखा था, एक अति लघु उत्तरीय प्रश्न आया था और एक लघु उत्तरीय में भी आया, तो यहाँ पर प्लस पॉइंट है आपको। तो जातिवाद के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे, लेकिन कभी कदार आता, हमेशा नहीं आता है प्रश्न। ठीक है। तैयार कर लेंगे तो आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारत में संप्रदायवाद की उभरती प्रवृत्तियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये भी कभी कदार आता, हमेशा नहीं आता, आप पढ़ भी सकते हैं, इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में विविधता में एकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो भारत में विविधता से जुड़ा एक प्रश्न आएगा, 100% श्योर है, तो ये आपको इसका उत्तर तैयार कर लेना, बहुत ही हाई लेवल का प्रश्न है। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब नेक्स्ट आपको देखने को मिलेंगे दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन, जिनका उत्तर आपको करीब करीब 500 शब्दों में देना होता है, सिर्फ और सिर्फ 2 प्रश्नों को उत्तर देने होते हैं। ठीक है। दीर्घ उत्तरीय में पहला प्रश्न है कि भारत में जाति व्यवस्था के परिवर्तनशील प्रतिमानों को विवेचना कीजिए। तो भारत में जाति व्यवस्था से जुड़ा प्रश्न फंसेगा दीर्घ उत्तरीय में या फिर लघु उत्तरीय में, आपको अच्छे से तैयार कर लेना, बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन साबित होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हिंदी विवाह के, ठीक है, हिंदू विवाह के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, हिंदू विवाह के परंपरागत स्वरूपों का वर्णन कीजिए। विवाह से जुड़ा मैंने आपको ऊपर बता रखा है, प्रश्न आएगा ही आएगा।
तो हिंदू विवाह जो लोग करते हैं, यानी कि हिंदू में जो विवाह करते हैं वो किस लिए करते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। और हिंदू विवाह के परंपरागत यानी कि कुछ नियम कानून हैं, उनके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए है। नेक्स्ट प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, मैंने आपको पहले बता रखा है कि संयुक्त परिवार की परिभाषा दीजिए। संयुक्त परिवार में होने वाले नवीन परिवर्तन को विवेचना कीजिए। यानी कि संयुक्त परिवार जो ज्वाइंट फैमिली, जो मैंने आपको बताया कि 3 पीढ़ियों के लोग जो एक ही घर में एक साथ रहते हैं और उनका संपत्ति है, उनके खान है, उनका पूजा है, उनकी जो मंदिर है, वो सब एक ही में हो, उसे ही हम संयुक्त परिवार कहेंगे। और संयुक्त परिवार इस समय करंटली में बहुत सारे नवीनतम परिवर्तन भी किए गए हैं, बहुत सारे नए नए परिवर्तन भी आए हैं, उनके बारे में आपको लिखना है, भी महत्वपूर्ण है। और अगला प्रश्न है कि भारत में अधिक जनसंख्या के दुष्परिणामों की विवेचना कीजिए। मैंने आपको पहले बता रखा कि जनसंख्या से जुड़ा एक प्रश्न आएगा, और एक तो पक्का आएगा, हो सकता है 2 ही भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन एक तो पक्का आएगा। तो आप जनसंख्या के दुष्परिणाम, कारण, उपाय, ठीक है, ये सभी आपको तैयार कर लेना, परीक्षा में पक्का आएगा, 100% श्योर है। तो आई होप ये पूरा मॉडल पेपर यहीं पर समाप्त होता है। और इसी तरह के अन्य भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो कमेंट पे ज़रूर बताएं। इसको प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम व्हाट्सएप से ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जय हिंद।